डोभाल जो हैं वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सकें। मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इनवाइट किया। कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है। अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर संविधान करते हैं। देखिए 20 जनवरी 1945 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जहां मेजर जीएन डोभाल रहते थे, इनके घर में अजीत डोभाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोभाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में और इनकी जो मदर थी वो यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अब क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे तो आगे चल के उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ, तो अजीत डोभाल जो थे वो भी वहीं अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद ईयर 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली और उसके अगले ही साल ईयर 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। उस समय ये 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई और उसके बाद ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में तो उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला की कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थलासेरा में इस दिन नूर जहां एक होटल था वहां पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था और इसको लेके दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने से डर गई थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो ये एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो इस एरिया में जाने से ना डरे, निडर हो और कैसे भी करके इन दंगों को रोक दे। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और निडर है, तो वो इस काम के लिए सही रहेगा। तो जो सीनियर थे उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया। तो इस सारे सीनियर ऑफिसर्स की बात मानते हुए के करुणाकरन जो थे, इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोभाल को दे देते हैं। और अजीत डोभाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1972 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं और जहां पहले ऑफिसर जो थे जो जाने में डर रहे थे, अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूम घूम के छोटी से छोटी जो डिटेल्स थी उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीत डोभाल ने डायरेक्ट फोर्सेस का यूज करने की बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहां से सारा का सारा ये जो दंगे हो रहे थे उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इस पूरे दंगों को, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर खुद जाके उन लीडर से बात करी, नेगोशिएशन स्टार्ट करवाया। और इनसे बात करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया उसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इसके बाद अजीत डोभाल ने क्या किया, ये सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप्स के जो सामान थे वो एक दूसरे के वापस करवाए। और ये जो दंगे थे जो इतने दिन से चल रहे थे, इनको एक ही वीक में बिना किसी वायलेंस के खत्म कर दिया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जेकब ने इन दंगों पे रिपोर्ट बनाई थी और जब ये रिपोर्ट वापस आई तो अजीत डोभाल की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी काफी तारीफ हुई और ये काफी फेमस भी हुए। उस टाइम पे दिल्ली तक इनके बारे में बात स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी। तो कुछ ही महीनों में अजीत डोभाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है और मिड 1972 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है ताकि ये पूरे इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोभाल जो हैं वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं। और सेम ईयर में अजीत डोभाल शादी भी करते हैं और आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। अभी ये जो दोनों बेटे हैं इनकी भी स्टोरी भी आएगी आगे। तो इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल अपने आईबी के जो ऑपरेशंस थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम को लेके इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय मिजोरम जो था वो असम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहां पे सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहे थे और ना मिलने पर एक लाल डेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF बनाया और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया।
तो ये जो लाल डेंगा था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहां की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। अब मिजोरम असम का हिस्सा था और असम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको असमिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये जिसको लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब असम राइफल जो रेजिमेंट थी, जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के, वो अपने मिजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे और इनमें से भी 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। अब यहां से लाल डेंगा और जो उसकी MNF थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बातें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट BSF जो था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगा, जो है मिस अलाइनमेंट इन